खाद डालकर मिट्टी में उम्मीद उगाता हूँ। मैं किसान हूँ, सबको खिलाकर खुद खाता हूँ। आप सभी को नमस्कार और बच्चों को बहुत सारा प्यार। मैं अभिषेक द्विवेदी सोनालिका परिवार की तरफ से इस वर्चुअल लॉन्च इवेंट में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लॉन्च कर रहे हैं अपनी नई पुस्तक मिट्टी के सपने मजबूत इरादे, कहानी किसानों की। इस सफर में मैं मिलवाऊंगा आपको उन किसानों से जिनके सपने तो मिट्टी के थे पर इरादे बहुत मजबूत थे, और उन्हीं मजबूत इरादों के साथ उन्होंने अपना हर सपना साकार कर लिया। बुक लॉन्च के साथ हम सोनालिका कृषि सम्मान अवार्ड के जरिए उन्हें सम्मानित भी करेंगे। सोनालिका ट्रैक्टर्स अपनी विभिन्न CSR परियोजनाओं के अंतर्गत देश की प्रगति के लिए पिछले 2 दशक से लगातार ऑनरेबल MD सर डॉक्टर दीपक मित्तल सर की गाइडेंस में काम करता आ रहा है। सोनालिका पब्लिकेशन भी उसी दिशा में हमारा एक कदम है। सोनालिका पब्लिकेशंस के अंतर्गत हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और रोचक पाठन सामग्री उपलब्ध करवाते आ रहे हैं। हमारा मानना है कि बच्चों को जो चीज बचपन में ही सिखा दी जाती है वो जीवन भर उनके साथ रहती है, और इसी सोच के साथ अपनी विभिन्न पुस्तकों के जरिए हम बच्चों को एक बेहतर इंसान बनने के लिए बचपन से ही प्रेरित करते आ रहे हैं। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि हमारे अर्थव्यवस्था का आधार है। हमारे देश के किसानों ने समय के साथ अनगिनत बदलाव का परिचय दिया है, और मिट्टी के सपने मजबूत इरादे पुस्तक हमारा एक धन्यवाद है उन किसानों को जिनकी वजह से कृषि में सकारात्मक बदलाव आए हैं। ओह, एक बात तो मैं आपसे पूछना भूल ही गया, तो जरा ये बताइए कि इंडिया की कितने % पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है? थोड़ा सोचिए। तो चलिए मैं बताता हूँ। भारत की करीब 50% से भी अधिक पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। थी ना इंटरेस्टिंग जानकारी? और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपसे साझा करूंगा इस बुक लॉन्च इवेंट पे। तो चलिए एक बार जोरदार ताली बजाकर बुक को लॉन्च करते हैं। इंटरेस्टिंग लगी ना? और लगेगी भी क्यों नहीं, हमारे किसानों की कहानी है ही इतनी प्रेरणादायक। निरंतर प्रयास से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है, यह मानना है हमारी ऑनरेबल CSR डायरेक्टर मिसेस सुरभि मित्तल मैम का। मैम, आप हमारा हरदम मार्गदर्शन करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बुक लॉन्च इवेंट के मौके पर आप अपनी कुछ बातें हमारे व्यूअर्स के साथ साझा करें। नमस्ते। आज हम अपनी नई किताब मिट्टी के सपने मजबूत इरादे, कहानी किसानों की लॉन्च कर रहे हैं। इस किताब के जरिए हम बच्चों को भारतीय कृषि के बारे में बताना चाहते हैं। यह किताब भारतीय कृषि का एक दर्पण है। बच्चों, जो खाना आप खाते हैं, आपकी फेवरेट सब्जी या फल, क्या आप जानते हैं कि ये आता कहां से है? हमारा देश एग्रीकल्चर में इतनी प्रगति कर रहा है, पर क्या आप जानते हैं इसके पीछे किसकी मेहनत है? ये सब और इससे भी अधिक जानकारी आपको इस प्रेरणादायक और दिलचस्प किताब को पढ़कर मिलेगी। मैं हमारे 15 किसानों के प्रति आभार प्रकट करती हूँ, जिनकी प्रेरणादायक कहानियां हम इस पुस्तक के जरिए सब लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप सबने अपनी मेहनत, निष्ठा, हिम्मत और मजबूत इरादों से मुश्किल कार्यों को भी सफल कर दिखाया। मुझे आशा है कि सभी आपकी कहानियों को पढ़कर प्रेरित होंगे, एग्रीकल्चर और किसानों के बारे में जानेंगे और सही राह पे चलते हुए
सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मैम फॉर योर इनकरेजिंग वर्ड्स, इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग मैम। जो पुस्तक हम बच्चों के लिए लेकर के आ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बेशक हमारे किसानों ने जो देश के लिए किया है वो अतुल्य है, अनमोल है। तो बच्चों ज़रा ये बताओ कि हमारे देश में कौन कौन से एग्रीकल्चर सीजन होते हैं? थोड़ा सोचो ज़रा। तब तक मैं स्वागत करता हूँ अपने पहले गेस्ट श्री गुरराज सिंह ब्रिक का। सर, हमारे साथ डिजिटल माध्यम से बहुत सारे साथी जुड़े हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उनको अपने सफर के बारे में कुछ बताएं। मैं गुरराज सिंह विरक कोटकपूरा ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸਨ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ 1954 ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 1973 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ 1973 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ खेती शुरू की। उदों तो लैके अज तक मैं खेती सारी की सारी ਜਾਂ बागबानी है जो यूनिवर्सिटी बागबानी महकमा ਤੇ खेतीबाड़ी डिपार्टमेंट तो ही पुछ के या उन्होंने गाइडलाइन मुताबिक करता रहा हाँ। मैं 1983 ਵਿੱਚ बागबानी में आया। सोनालिका ट्रैक्टर वाले ने बड़ा ही मान सम्मान दिता है। मेरे जीवन से मिट्टी के सपने मजबूत राते किताब ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੇ ਔਰ ਖੇਤੀ ਵੱਲ चंगे दिशा निर्देश उन्होंने मिलेंगे। थैंक यू सर। आपने जो संघर्ष किया और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानी, ये हम सब के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है। आपको सोनालिका कृषि सम्मान अवार्ड प्रदान करना हमारे लिए गौरव की बात है। तो चलो हम एक बार जोरदार तालियां बजाकर गुरराज सिंह सर का आभार प्रकट करते हैं। तो चलो बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि हमारे देश में कौन कौन से एग्रीकल्चर सीजन होते हैं। हमारे देश में 3 एग्रीकल्चर सीजन होते हैं, पहला रबी, दूसरा खरीफ और तीसरा जायद। तो आप अब ये बताओ कि ये सीजन आते कब हैं? फिर से सोचने के लिए समय चाहिए। चलो कोई नहीं, तब तक मैं बुलाता हूं एक युवा किसान श्री नारायण लाल धाकड़ को, जिन्होंने बहुत सारे जुगाड़ करके उन किसानों की मदद की है जो आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर थे। वो युवा किसान हैं और बहुत ही ज्यादा खेती में नवाचार करते आ रहे हैं। उनके जैसे युवा किसानों की हमारे देश को बहुत आवश्यकता है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम नारायण लाल धाकड़ का स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं फार्मर नारायण लाल धाकड़ चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। मैं मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, कॉटन की खेती करता हूं। जैसे कि हम अलग अलग प्रकार से इनोवेशन करके उसमें उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। हमारा ये प्रयास रहता है। जैसे कि मैं कॉटन की बात करूँ तो कॉटन में किस प्रकार से जैसे अपन इंटरक्रॉपिंग करके, जैसे मूंग की इंटरक्रॉपिंग करके उसमें जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है उसको पूरा किया जा सकता है, उसका मैंने नवाचार किया है। उसमें जैसे किस प्रकार से मूंग में जो शकरकंद की खेती होती है, कॉटन में शकरकंद की खेती होती है, उसको करके किस प्रकार से एक साथ में एक ही सीजन में 2 फसल को लिया जा सकता है, इस प्रकार का मैंने नवाचार किया है। और जैसे गेहूं की फसल में भी बहुत सारे जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, मक्का की फसल में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, ऐसे बहुत सारे नवाचार करके मैं खेती करता हूँ। उसमें दोस्तों क्या होता है कि जैसे अलग अलग नए इनोवेशन करने से क्या होता है कि हमारा प्रोडक्शन में अगर सक्सेस होता है तो उसमें बहुत मतलब हमें फायदा होता है। साथ में दोस्तों दूसरे किसान भाइयों को भी हम बताते हैं कि किस प्रकार से आप इसको अपना करके फायदा ले सकते हैं खेती में। तो इस प्रकार से हम नई नई इनोवेशन करते हैं। जैसे कि हम नया इनोवेशन दोस्तों खेती में हमें क्या करना है कि अगर हमें लंबे समय तक टिका रहना है, जो जमाना हाईटेक होता जा रहे हैं उसके साथ में हमें टिका रहना है, तो हमें क्या करना है कि जमाने के साथ में एक बदलना जरूरी होता है, खुद को बदलना होगा।
खुद को जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी होगी, जैसे मिट्टी को बचानी होगी, उर्वरता शक्ति है उसको बरकरार रखने के लिए। उसमें दोस्तों मैं बात करूँ जैसे अपने ऑर्गेनिक हो गया, और जैसे दोस्तों जमाना हाईटेक हो रहा है तो उसमें हमें भी हाईटेक होने की जरूरत होती है, जिसमें जैसे मशीनरी वगैरह हो गया। तो मेरा दोस्तों हमेशा ये प्रयास रहता है कि मशीनरी में किस प्रकार से फार्मर्स को उसको बताया जा सकता है कि अपने खेती में किस प्रकार से वो आसानी से खेती कर सकता है। उसमें मैंने बहुत सारे इनोवेशन किए मशीनरी में, अलग अलग नील गायों से समस्याओं के लिए, खरपतवार के लिए, ऐसे बहुत सारे मतलब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट मैंने बनाए हैं फार्मर को प्रॉब्लम सोल्व के लिए। तो बहुत बढ़िया मतलब इस प्रकार से हम काम करते हैं। और सभी किसान भाइयों को भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप अलग अलग फार्मिंग करते हैं तो उसमें आप खेती को जो एक प्रयोगशाला बनाइए, अलग अलग प्रयोग कीजिए खेती में, तभी हम जमाने के साथ टिके रह सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों सभी को, किसान भाइयों को पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए, मिट्टी के सपने मजबूत इरादे पुस्तक। और सभी मैं स्टूडेंट को भी मतलब देना चाहता हूँ कि आप मतलब सभी को किसान के बारे में, किसान खेती कैसे करता है, किस प्रकार से अन्न अपनी थाली तक पहुँचता है, इस प्रक्रिया को किसानों के पास जा करके जमीनी स्तर पे फार्मिंग कैसे करते हैं, इसको आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आप देश का भविष्य होते हैं तो आपको जानना ये भी जरूरी है। तो दोस्तों सभी किसान भाइयों को, स्टूडेंट को किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। और मैं सोनालिका ग्रुप का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने ऐसी पहल की है जिससे कि सभी किसान भाइयों को, आपको मतलब जो फार्मर है उसको जानने का मौका मिलेगा, उनके बारे में और सीखने का मौका मिलेगा। और सोनालिका दोस्तों बहुत अच्छा इस प्रकार से इनिशिएटिव किया है। और इसमें दोस्तों जो 15 किसान है उसमें जो अच्छा काम किया है उन्होंने, उनके इनोवेटिव किए हैं, उनके लिए सोनालिका कृषि सम्मान अवार्ड भी दिया जा रहा है। तो मैं सोनालिका का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस सम्मान के लिए हमें सम्मानित करने के लिए फैसला लिया है, उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी। कृषि में इनोवेशन बहुत ज़रूरी है और आप जैसे युवा किसान जो इनोवेशन कर रहे हैं वो हज़ारों किसानों के काम आ रहा है। हमें बहुत प्राउड फील होता है जब आप जैसे युवा किसान कृषि में बढ़ चढ़ करके योगदान देते हैं। आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार कि आप आज हमारे बीच में उपस्थित हुए और लोगों को बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो चलो बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि कौन सा एग्रीकल्चर सीजन कब आता है। खरीफ सीजन होता है जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, रबी सीजन होता है नवंबर से लेकर के मार्च तक, और जायद सीजन होता है अप्रैल से लेकर के जून तक। देखो बच्चों, ये 3 सीजन में हमारा सारा एग्रीकल्चर होता है और जो भी फसलें हमें मिलती हैं, जो भी फ्रूट्स हमें मिलते हैं, वो हमें इन्हीं 3 सीजनों के कारण ही मिलते हैं। अच्छा तो साथियों, आप ये बताओ कि आपको पता है हनी यानी शहद कौन बनाता है, कौन करता है मधुमक्खियों से दोस्ती? तो चलिए मैं आपको एक ऐसी ही महिला किसान से मिलाता हूँ जिन्होंने मधुमक्खियों से दोस्ती करी और बहुत वैरायटी के शहद लेकर के बाजार में आई। सभी को नमस्कार। मैं मुकेश देवी, गांव मिलिकपुर, झज्जर, हरियाणा से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन की हुई है और मैंने 2001 में 30 वर्षों से अपना मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया था। हमारे काम को देखते हुए हमारे आसपास के गांव के लोग भी इस काम में जुड़ने लगे और बहुत ज़्यादा संख्या में ये मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं, जो कि एक हमारा ग्रुप जिसमें 15 लोगों का ग्रुप है और उसमें 6000 प्लस कुछ बॉक्स हैं, जो कि 4-5 राज्यों में ले जा करके अपना मधुमक्खी पालन का काम सभी कर रहे हैं, जिससे कि अलग अलग प्रकार का शहद इकट्ठा करते हैं और अपना शहद को मार्केट में बेचते हैं। और मैं एक महिला होते हुए भी मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने नेशनल अवार्ड भी हासिल किया हुआ है। मुझे नेशनल अवार्ड, कृषि रत्न अवार्ड और बहुत से अवार्ड मिले हुए हैं, जिससे कि मुझे बहुत खुशी होती है। अब मुझे सोनालिका कंपनी ने भी मेरे काम को देखते हुए मुझे सोनालिका कृषि सम्मान अवार्ड 2021 के लिए चुना। और ये मिट्टी के सपने मजबूत इरादे बुक को देखते हुए ये लगता है कि ये किसान लोगों के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी।
और इस किताब को पढ़ के हमारे बच्चे, आने वाले बच्चे जो पीढ़ी होती है वो भी इसको पढ़ेंगी, और अब जो बच्चे हैं वो भी पढ़ेंगे तो उनको बहुत ही वह कृषि की तरफ मुड़ेंगे। तो बच्चों, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि तितली उड़ी खेत बस में चली, इसी प्रकार मधुमक्खी उड़ी और खेत में गई, शहद लेकर आई। मेरा आप लोगों से संदेश है कि ये मधुमक्खी काम का इतना काम करना मुश्किल नहीं है जो कि हमारे से नहीं हो सकता। हम इस काम को आराम से कर सकते हैं। तो मैं इस मिट्टी के सपने मजबूत इरादे बुक के आधार पर आपको बताना चाहती हूँ कि आप भी मधुमक्खी पालन का काम करें ताकि अपने स्वास्थ्य और किसान का फायदा हो। और धन्यवाद। जय हिंद। बहुत अच्छी बात बोली मैम आपने। मधुमक्खी पालन अब किसानों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस बदलाव का कारण आप जैसे किसान ही हैं। मैं एक बार निवेदन करूंगा अपने सभी साथियों से कि कमेंट बॉक्स में एक बार जोरदार तालियां बजा करके मैम का अभिनंदन करें। साथियों, युवाओं का कृषि में बहुत महत्व है। प्रतीक बजाज एक ऐसे ही युवा किसान हैं जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। प्रतीक बजाज ने वर्मी कंपोस्ट पे काम करना चालू किया और अपनी वर्मी कंपोस्टिंग के जरिए हजारों किसानों में एक सकारात्मक बदलाव लेकर के आए हैं। तो बिना समय को जाया करते हुए हम बुलाते हैं प्रतीक बजाज जी को। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रतीक बजाज है। मैं बरेली का निवासी हूँ और यहाँ पर मेरा वर्मी कंपोस्ट का काम है। आज से करीबन 7 साल पहले मैंने वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू करा था और धीरे धीरे आज मैं यहाँ पर परधौली में अपना एक बड़ा यूनिट लगाया हुआ हूँ। मैं करीबन उस वक्त 19 साल का था जब मैंने वर्मी कंपोस्ट के बारे में सुना था और मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बिज़नेस बैकग्राउंड है। उसके बाद मैंने अपने फादर से कहा कि मुझे वर्मी कंपोस्ट करना है। उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। धीरे मैंने आईवीआई का नाम सुना। यहाँ पर इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे एक आईवीआई इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट की सारी जानकारी मुझे मिली। धीरे मैं ग्रोथ करता गया। मैंने एक छोटा सा एक अपना यूनिट खोला वर्मी कंपोस्ट का। फिर धीरे मैंने वहाँ से सप्लाई चालू करी और आज मैं यहाँ पर परधौली गाँव में करीबन 1.5 एकड़ क्षेत्रफल में वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाया हुआ हूँ। यहाँ पर हमारी जो सप्लाई है ऑल ओवर इंडिया है। हम लोग दूर तक सप्लाई करते हैं और दूर तक हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जैसे हिमाचल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हर रोज़ हमारे पास फ़ोन आते हैं कि हम भी ये करना चाहते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट हम लोगों ने क्यों शुरुआत किया? एक तो इनकम जनरेशन के लिए और साथ ही साथ उन फार्मर्स के लिए जो अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं। आज हम साथ में वर्मी कंपोस्ट के साथ में हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हैं और काफ़ी सारे फार्मर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर मैं गिनती में देखूं तो करीबन 1000 से 2000 फार्मर्स हमारे साथ वर्मी कंपोस्ट सीख चुके हैं और यहाँ पे अपना काम भी शुरू कर चुके हैं। तो हमारा ये इनिशिएटिव था कि ये जो अच्छी टेक्निक है जो पुरानी किताबों में थी उसको हम ज़मीन पे लाए और साथ ही साथ उन फार्मर्स को जोड़े जो कुछ अलग हटके करना चाहते हैं और अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। अपनी जो बुक है मिट्टी के सपने मजबूत इरादे, इसमें ऐसे ही मेरी तरह 15 फार्मर्स के बारे में बताया गया है। इसमें जो फार्मर्स अपने अपने फील्ड में अच्छे काम कर रहे हैं, इनकम जनरेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ सोशल वर्क का मतलब उन लोगों को बता रहे हैं कि आप किस तरीके से फार्मिंग में एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो बुक है सभी बच्चों के लिए और सभी फार्मर्स के लिए, दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आप लोग उनको देख के कुछ सीखें और आगे अपने फील्ड में, और क्या पता आपका कोई नया फील्ड आपके लिए आपकी राह देख रहा हो और आप उसमें एक अच्छा काम करें। इसलिए मिट्टी के सपने मजबूत इरादे जो बुक है, इसमें मेरी बारे में सारा लिखा गया है और कैसे मैंने अपने यहाँ से शुरुआत करी, अपने बिजनेस की शुरुआत करी और साथ ही साथ आज मैं किस लेवल पे बिजनेस कर रहा हूँ उसमें मेरे बारे में बताया गया है। इसमें मैं एक मैसेज देना चाहूँगा सभी फार्मर्स को कि आप भी कुछ न कुछ इस तरीके का वर्मी कंपोस्ट ही नहीं, साथ ही साथ और भी अच्छे कुछ फील्ड में, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, काफ़ी सारे फील्ड हैं फार्मिंग में कि आप उसमें अच्छा काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं फार्मर के कपड़े फटे ही हुए हो। आज मैं 4 व्हीकल में चलता हूँ और साथ ही साथ हम लोग दूसरों को भी इनिशिएटिव देते हैं कि आप ये काम शुरू करके आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं।
मुझे जो सोनालिका कृषि सम्मान अवार्ड मिला है 2021, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही साथ पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे इस काबिल समझा और मुझे ये अवार्ड दिया गया। और लास्ट में एक छोटा सा मैसेज आप सभी के लिए देना चाहता हूँ कि आप भी इस कृषि को कम ना समझे। कृषि प्रधान देश है हमारा, हम लोग कृषि में इतनी सीमित नहीं है, कृषि हमारी इतनी असीमितता है, इतने सारे काम हैं जो आप कृषि में कर सकते हैं और कृषि को आधुनिक बना सकते हैं। बस यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर, आपको देखकर यकीनन हमारे युवाओं को हौसला मिलेगा कि अगर इरादे मजबूत हो तब कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। कृषि एक असीमित संभावनाओं से भरा आसमान है और हमारे किसान उस आसमान में उड़ने के लिए बेकरार हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज इस लॉन्च इवेंट पे हमारे साथ जुड़ पाए, उपस्थित हो पाए, और आपकी जो कहानी है आपने हमारे साथ साझा करी, उससे बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि किसान भाई जैविक खेती, चाहे वो वर्मी कंपोस्टिंग हो या कोई और भी तरीका हो, उन तरीकों को अपना करके खेती करेंगे और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएंगे। अरे देखो, मुझे एक इंटरेस्टिंग बात याद आई। आपको पता है दैट इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, और कुछ क्रॉप्स तो हमारे वहाँ सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं। हमारे साथ जुड़े किसान भाई ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि फसल की बुआई करने से पहले मिट्टी को अच्छे से तैयार करना कितना जरूरी होता है, और अच्छी फसल लेने के लिए कीटों का नियंत्रण और फसल को पोषण देना बहुत जरूरी होता है। हमारे खेत में होने वाली समस्या का समाधान हमारे खेत में ही होता है। तेलंगाना के श्री चिंताला वेंकट रेड्डी ने कुछ ऐसा ही समाधान हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कृषि में दिए अपने योगदान के लिए उन्हें सन 2020 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री भी प्राप्त हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर हमारे बीच उपस्थित होकर के हमारे सभी किसान भाइयों को अपनी तकनीक के बारे में बताएं। पूरा दुनिया का इनोवेशन बोलते हैं इसको, नई सोच है। इसका पेटेंट भी 2004 में फाइल किया और 2000 जनवरी 5 को पब्लिकेशन हुआ 2006 में। और ये पब्लिकेशन होते ही अमेरिका के राष्ट्रपति का नोटिस में चलेगा ये। तब उन्होंने सोचा कि बहुत बढ़िया इन्वेंशन है, तो इसके वजह से भारत आके और हैदराबाद को प्राइवेट में आके मेरे से मुलाकात होके बहुत बढ़िया काम दुनिया के लिए बोल के था अप्रिसिएशन करे। और ये फ्यूचर जनरेशन्स के लिए अभी वातावरण खराब हो रहे और इकोसिस्टम जमीन का हालत भी बहुत बुरी है। अभी केमिकल फर्टिलाइजर डाल के यूज़ करके और पेस्टिसाइड फूड भी, ये कोई भी ये पशु भी खाने को इच्छा नहीं है। अभी ऐसा हो रहा है आजकल, और आइंदा ऐसा होने के लिए ये भगवान की कृपा से ये टेक्नोलॉजी हमने मेरे से डेवलप करवाया। तो ये टेक्नोलॉजी ऐसा है जो कोई भी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, अब जंगल में जाते, जंगल में पौधे बड़े 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 पेड़ हो जाते, उसको कोई पालन पोषण नहीं कर रहे, कुछ फर्टिलाइजर नहीं दे रहे, पेस्टिसाइड नहीं हो रहे, वो अपने आप ग्रो कर रहे। हर साल जमीन में जड़ घुस के, गहराई में जड़ घुस के छोटे बड़े बड़े पौधे बन रहे। कुछ लोग बोलते ऐसे ही, मैं उदाहरण के कुछ लोग बोल रहे थे, सर जंगल में तो वो पत्ते सब जड़ जाता, ऊपर खाद बन जाता। मैंने पर एग्जाम्पल दिया, हमारा सिटी में बड़े बड़े गार्डन है, पार्क्स है, बड़े बड़े पेड़ भी रोड के इस साइड उधर से, पर ये पत्ता भी जड़ने नहीं देता। फिर वो कैसा बढ़ रहे बोले तो आवाज बंद होता। फिर वो पेड़ कैसा, उसको कुछ भी नहीं दे रहे ना, वो पत्ता निकाल रहे बोल के कुछ खाद डाल रहे नहीं डाल रहे। जड़
धीरे धीरे एक एक साल अंदर घुस के वो नई मिट्टी से नई पोषक तत्व ले रहे, वो यूज अपने आप बढ़ रहे। और वही ये भी ऐसा ही फर्टिलाइजर नहीं तो गहराई का मिट्टी अपन जो फसल है ना जो बोनी करता वो फसल 3 महीने का है, वो उसका जड़ भी 3 फीट तक ही जाएगा और 4 फीट का तुम्हारा जमीन का 4 फीट का 5वां फीट का वो लेकर एक चैनल खोद के उसमें से ले गए तो वो भरपूर पोषक तत्व मिलेगा। और वो चिकनी मिट्टी भी पानी में डाल के स्प्रे करे तो वो कीट नियंत्रण हो जा रहे। ये कीट नियंत्रण ऐसा हो रहे बाद में मैं पहचान, पहले टेक्नोलॉजी आया, बाद में इसका विश्लेषण करे तो अरे ये कीड़े कैसा मर रहे बोल के देखा गए तो अपने कीड़ों को जिगर नहीं रहेगा, वो पछता नहीं कि वो चिकनी मिट्टी का वो लेयर एक अपने को नहीं दिखाई जैसा रहता पत्तों का ऊपर, वो खाए तो पछता नहीं, वो खामोश हो जाता। और बाद में वो शरीर का ऊपर पे गिरे तो उसका फेफड़ा नहीं रहता और वो बच सकते, सांस भी बंद हो जाता, इससे बचता नहीं। ये अभी कीटनाशक दवा कैसा कंट्रोल हो रही, सब लोग को ये शक आ जाएगा। कीटनाशक दवा बुरी नाशक फंगल डिसीज कैसा कंट्रोल करें बोलते तो फंगल डिसीज के लिए मैं वो पेटेंट में ही बताया गया लिखा हुआ, और उसमें भी मैं अरंडी तेल अरंडी खली पाउडर करके डाला बोल के उससे कन्विंस हो गए, संतुष्ट हो गए वैज्ञानिक लोग। ये अरंडी तेल जब स्प्रे करे तो वो पत्तों को ऊपर रहे तो वो कीट में कीड़ों का माई अंडा नहीं देता, कोई किसी प्रकार का भी कीड़े नहीं आता वहाँ पर पशुओं का ऊपर। और सबसाइल के साथ दिए तो वो भी बहुत बढ़िया काम करेगा। ये फंगल इन्फेक्शन भी कंट्रोल हो रहा है। ऐसा देख के समझ के अपना इतना तो मैं एक फार्मर लेवल में करे और वैज्ञानिक इसको और ज्यादा रिसर्च करके और लोगों को फायदा क्या है बताने से बहुत और बढ़िया रहता। फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन को और धीरे 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 इसको एनकरेज जाके बढ़ावा देना, बढ़ावा दिए तो फ्यूचर जनरेशन के लिए और फायदा माना होता। ये इको फ्रेंडली वातावरण को पोल्यूशन नहीं करेगा, ये कोई किसी चीज को भी जैसी धरती माता पुराने जमाने में कैसा था वैसे ही रहेगा। तो अपना साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग और इसको बेहतर करके और इसमें और सोच करके अपना देश के लिए या दुनिया के लिए और भी अच्छा कर सकते। तो यही मेरा फ्यूचर जनरेशन के लिए अभी स्कूल के कॉलेज सब लोगों को ये फाउंडेशन है, ये मैं जो एक सूचना दिया गया तो इसको अच्छी तरह से साइंटिफिक भाषण में और करें तो और भी बढ़िया रहेगा। धन्यवाद सर, हमें यकीन है कि आपकी टेक्निक का उपयोग करके किसान भाइयों को बहुत फायदा होगा। हमारे लिए गर्व की बात है कि आप जैसे किसान हमारे देश का परचम विदेशों तक लहरा रहे हैं। अच्छा, तो चलो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। क्या आपको पता है कि मशरूम लगभग 90% पानी से बनते हैं? भाई मुझे तो मशरूम बहुत पसंद है। क्या आपको भी मशरूम पसंद है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। चलिए तो मैं आपको मिलाता हूँ केरला की शायजी वर्गीस से और उनसे जानते हैं कि कैसे बनी वो केरला की सर्वश्रेष्ठ मशरूम फार्मर। ഇതെല്ലാം എനിക്കൊരു സ്വപ്നം പോലെ തോന്നുന്നു. വീട്ടമ്മയായി വീടിന്റെ 4 ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന എന്നെ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പൂൺ കർഷകയായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
2000 ബെഡിടാവുന്ന 2 ഫാമുകൾ, അതിൽ ഒന്ന് ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോട് കൂടിയ ഹൈടെക് ഫാം, ദേശീയ നിലവാരമുള്ള ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ലാബ്, നിയന്ത്രിത ഊഷ്മാവിലുള്ള സ്പോൺ റൂം, നൂതന സംവിധാനങ്ങളോട് കൂടിയ പരിശീലന കേന്ദ്രം കേരളത്തിൽ മുഴുവനായും സമീപ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പൂൺവിത്തായി എത്തിച്ചു നൽകുന്നു. നേരിട്ടും ഓൺലൈനായും പൂൺ കൃഷി പരിശീലനം നൽകുന്നു. പൂൺ ബെഡിൽ നിന്ന് കമ്പോസ്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നു. പൂണിൻ്റെ രുചിയുള്ള മൂലവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കലവറ. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയും മാതൃകാ കൃഷി രീതിയിലൂടെയും അനേകായിരം പേരെ പൂൺ കൃഷിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായി എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ തല ഉയർത്തി നിന്ന് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുവാനുള്ള വാനോളം ഉയർന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം. സ്വപ്നതുല്യമായ നേട്ടം തന്നെ. ഈ നേട്ടത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ പരിശ്രമങ്ങളുടെയും പരാജയങ്ങളുടെയും ഒട്ടനവധി കഥകൾ. എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു ആവേശമാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. മക്കൾ വളർന്ന് സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഏകാന്തത മാറാൻ പൂൺ കൃഷി പരിശീലനത്തിന് പോയത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. പൂൺ കൃഷി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻ്റെ ബാൽക്കണിയിൽ 6 മാസം ചെയ്തതും ഉണ്ടായ പൂണ് സമീപവാസികൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും കൊടുത്തതും അവരുടെ പ്രോത്സാഹനവും ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 14 വർഷം മുമ്പ് 2007 ഒരു ഫാം ഉണ്ടാക്കി 10,000 രൂപ ചെലവാക്കി 300 ബെഡ് ഇട്ടതും അത് 300 ബെഡ് നശിച്ചു പോയതും ഞാൻ എൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ആദ്യ ചൂടായി എന്ന് ഓർക്കുന്നു. ആദ്യ പരാജയം വിജയത്തിൻ്റെ ആദ്യ പടിയായതും അത്തരം പരാജയങ്ങൾ അനുഭവ പാഠങ്ങളാണെന്നും ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ബാംഗ്ലൂരിൽ പൂൺ കൃഷി പരിശീലനം ലഭിച്ചതും പിന്നീട് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും കൃഷി വകുപ്പ് നൽകിയ സഹായവും പ്രോത്സാഹനവും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും എന്നിലെ കൃഷിക്കാരിയെ വളരെയധികം സഹായിച്ചതും എൻ്റെ മധുരസ്മരണകളാണ്. എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കൃഷിയിലെ പ്രൊഫഷണൽ സമീപനവും എൻ്റെ മകൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, വെബ്സൈറ്റ്, ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയ പൂൺ കൃഷി മാർക്കറ്റിംഗ് ശക്തമായി ഉപയോഗിച്ചതും മകൾ എന്നെ ലാബ് കാര്യങ്ങളിൽ പരിശീലിപ്പിച്ചതും അങ്ങനെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മുഴുവനായി എൻ്റെ സഹായത്തിനെത്തിയതും എനിക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും സംഘടനകളും സ്ഥാപനങ്ങളും പൂൺ കൃഷിയിലെ ഉന്നത വിജയഗാഥകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതും അവാർഡുകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതും എൻ്റെ വിജയത്തിന് ശക്തി പകർന്നു നൽകി. അത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് ഇപ്പോൾ സൊണാലിക എന്ന പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനത്തെ കമ്പനി ഇന്ത്യയിലെ 15 കർഷകരെ ആദരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ ആദരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും കൃഷിയെപ്പറ്റി, കർഷകരെപ്പറ്റി അറിവ് നൽകാനും കൃഷി ഇന്ത്യയിൽ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കാനും ഇത് ഉപകരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മണ്ണിൻ്റെ ഗന്ധമുള്ള മനസ്സും ശക്തമായതും തോൽക്കാൻ മനസ്സുമില്ലാത്ത ധൈര്യവുമുണ്ടെങ്കിൽ പൂൺ കൃഷി നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകുമെന്ന പാഠം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന പുസ്തകം പകർന്നു നൽകുന്നതാണ്. പൂൺ ഫ്രഷ് എന്ന ബ്രാൻഡ് നെയിമിലും ആൻ ഓർഗാനിക് വേ ടു ഹെൽത്തി ലിവിംഗ് എന്ന ടാഗ് ലൈനിലും എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് ഒരു ദേശീയ നിലവാരം നേടിത്തന്നുവെന്നും സമൂഹത്തിൽ നല്ല സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുവാൻ സഹായിച്ചെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിപ്പിക്കൂണിനും പാൽക്കൂണിനും വളരെ ചെറിയ സൂക്ഷിപ്പ് കാലമാണുള്ളത്. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത് വിറ്റഴിക്കുന്നത് കർഷകർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. 6 മാസങ്ങൾ സൂക്ഷിപ്പുകാലം കിട്ടുന്ന ഒരു പൂൺ അധിഷ്ഠിത എനർജി ന്യൂട്രി ഡ്രിങ്കിൻ്റെ ടെക്നോളജി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. MSME അതുപോലെ കൊച്ചി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ വരുമ്പോൾ പൂൺ കൃഷിയിൽ ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലും ഒരു വിപ്ലവകാത തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. थैंक्स मैम, आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है और मुझे यकीन है कि आपने जो अभी भी हमें बताया उसे सुनकर किसान, बहुत सारे किसान और खासकर महिला किसान बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगी। साथियों, ऐसे ही इंस्पिरेशनल कहानियां हम लेकर आए हैं अपनी नई पुस्तक मिट्टी के सपने मजबूत इरादों में। अरे काफी देर हो गई और मैंने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा, तो चलिए ये बताइए कि बाजरा किस स्टेट में सबसे ज्यादा होता है? सोचिए सोचिए। अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ, हमारे अगले आने वाले किसान उसी स्टेट से हैं।
तो चलिए मैं स्वागत करता हूँ कान सिंह निर्माण जी का। सर, आपको सभी साथी हमारे साथ जो जुड़े हैं वो सुन रहे हैं। सर, आप बताइए कि आपकी क्या व्यूज हैं इस बुक के बारे में, इस पुस्तक के बारे में। मैं कान सिंह निर्माण जोर की ढाणी गोधाम कटरातल सीकर राजस्थान से हूँ और मुझे आज पता लगा है कि सोनालिका परिवार जो है वो एक बच्चों की पुस्तक निकाल रही है। बचपन में जो बातें सिखाई जाती हैं वो पूरे जीवन रहती है। हमारे दार्शनिक मानते हैं कि सीखने की एक उम्र होती है और उस उम्र में जो बातें सीख ली जाती हैं वो जीवन पर्यंत काम आती है। तो किसी देश में और किसी समाज में यदि आप परिवर्तन लाना चाहते हैं, उसको अच्छाई की ओर मोड़ना चाहते हैं, तो उसके बचपन में वो बीजारोपण कर दीजिए। और वो बीजारोपण करने का जो प्रयत्न और जो प्रयास सोनालिका परिवार ने किया है, उसका पूरे भारत के लोगों को स्वागत करना चाहिए और मैं किसान होने के नाते उसका हृदय से सम्मान करता हूँ। वो इस पुस्तक का नाम है मिट्टी के सपने मजबूत इरादे। इसमें देश भर के मिट्टी से जुड़े हुए लोगों को, मिट्टी से जुड़ने वाले लोगों को समझाने का एक भागीरथी प्रयास किया गया है। बच्चे जब इस बात को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो अपनी जड़ों को मजबूत करेंगे। अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है कि चाहे हम हवा में, हवाई जहाज में रोज उड़े, चांद पे प्लाट भी खटाएं, लेकिन हमारी जड़ें पल्लवित और पोषित होनी चाहिए। और हमारी जड़ें मजबूत होंगी तो हमारी संस्कृति मजबूत होगी, हमारा समाज मजबूत होगा। और इसके लिए हमें मिट्टी से जुड़ना पड़ेगा, इस मिट्टी की भाषा सीखनी पड़ेगी। और ये प्रयास जो है सोनालिका परिवार ने किया है, तो इसका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी बात, इसने एक सोनालिका कृषि अवार्ड 2021 जो है वो देने की घोषणा की है। उसमें मेरा नाम इन्होंने जो है प्रस्तावित किया है और मैं आशा करता हूँ कि आप हिंदुस्तान के किसानों के लिए इसी तरह से प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। किसानों के बीच में आज सोनालिका परिवार जो काम कर रहा है तो वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैं मेरे यहाँ पूरे देश के हर प्रांत से और लगभग हर जिले से लोग 365 दिन यहाँ आते हैं। काफी विदेशों से लोग मेरे पास यहाँ आते हैं। ये सब के सब लोग जो हैं प्राकृतिक गो आधारित खेती सीखने और गो आधारित जीवन पद्धति सीखने के लिए आते हैं। मेरा ये मानना है कि दुनिया में जो ज्ञान प्राप्ति का स्रोत है वो 87% देखने से आता है और देखने का हमने एक मॉडल बनाया है कि किसान आए, देखें और सीखें और जाएं। तो इस तरह से हमारे इस पूरे शेखावाटी में, पूरे हिंदुस्तान में सोनालिका परिवार कर रहा है, लेकिन शेखावाटी जो इलाका है उसमें सोनालिका परिवार जो पर्यावरण पे काम कर रहा है, किसानों के समूह बनाने का जो काम कर रहा है और किसानों को जो संगठित करने का जो काम कर रहा है, उसमें एक नई और मिसाल उन्होंने जो कायम की है। अब किसानों के बच्चे और गांव के बच्चे और शहर के बच्चे सबको किसानी और मिट्टी से जोड़ने का जो काम किया है, उसके लिए ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी शुरुआत है। भारत बना गांव से है और गाय से ही गांव बने हैं और गाय, मिट्टी, ये सब बातें समझाने का जो हमारा प्रयास होगा, नेचर हमारा समझाने का प्रयास होगा, तो बच्चों का ब्रेन जो है वो उसी दिशा में बहुत आगे तक काम करेगा। तो मैं सब लोगों को जो इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सोनालिका परिवार का और उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं और किसान होने के नाते देश भर के किसानों के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपका स्नेह, आपका प्रेम भारत के किसानों के साथ में सोनालिका परिवार का इसी तरह से बने रहे और आप सदैव हमसे संवाद जो करते हैं, हमसे जो स्नेह रखते हैं, उसके लिए आपको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय गौ माता, जय गौ। धन्यवाद सर। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कान सिंह निर्माण जी सोनालिका CSR द्वारा चलाई जा रही कृषि विकास परियोजना के एक सक्रिय सदस्य हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से खेती करते हैं। और मैं ये इस वजह से भी कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने पर्सनल लेवल पे उनकी खेती को एक्सपीरियंस किया है। अच्छा, तो साथियों, आपको ये पता चला क्या कि बाजरा किस स्टेट में सबसे ज्यादा होता है? जी हाँ, बाजरा सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। हमारे किसान खेती में बदलाव लाने के लिए अग्रसर हैं। श्री जसकरण सिंह जी जो कि पंजाब से हैं, वो खेती में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आए हैं। पहले वो परंपरागत खेती किया करते थे, परंतु उन्होंने वो त्याग करके स्ट्रॉबेरी की खेती चालू करी।
तो चलिए उनसे ही जानते हैं कि उन्होंने खेती कैसे चालू करी, उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और क्या वो रिकमेंड करते हैं हमारे किसान भाइयों को। सत श्री अकाल, मैं जसकਰਨ सिंह पिंड कौणी ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਗਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਬਲੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਹੜਾ ਰੁੱਤ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੜਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨੀਚਾ ਆ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡ੍ਰਿਪ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਆਈ। ਫਸਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਚਾਂਗਾ ਕਿ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤਸਰ ਮੰਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੇ ਫਰੂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਨਮਾਨ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर। जैसा सर आपने बताया कि खेती में पानी बहुत आवश्यक होता है और किसानों को ऐसी फसलें ढूंढनी चाहिए या ऐसा खेती करने का तरीका ढूंढना चाहिए जिसमें वो कम पानी में ज़्यादा मुनाफा कमा सके। ये आपने बहुत अच्छी बात प्रस्तुत करी है सर, और मुझे लगता है अगर कम पानी का उपयोग करके किसान खेती करेगा तो एक हमें क्रांति देखने को मिलेगी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। क्या आपको पता है कि एक बेरी की सतह पर लगभग 200 से अधिक बीज उपलब्ध होते हैं? दोस्तों, क्या आपको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में पता है?
क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी फसलों में विविधता लाना, और कुछ ऐसी विविधता लेकर के आई हैं केरला की स्वप्ना जेम्स। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या विविधता लेकर के आई हैं। നമസ്കാരം, ഞാൻ കേരളത്തിലെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഉള്ള ഒരു കർഷകയാണ്. ഞാൻ ജൈവ കൃഷിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തെങ്ങ്, ജാതി, കമ്പ്, ഫ്രൂട്ട് ട്രീസ്, വെജിറ്റബിൾസ് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ നെൽകൃഷിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നാടൻ പശുക്കള്, ആട്, കോഴി, താറാവ്, മുയല്, തേനീച്ച വളർത്തല് ഇവയൊക്കെയുണ്ട്. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ടെറസിന് മുകളിലത്തെ വെള്ളം പഴുതാക്കുളങ്ങളിൽ ശേഖരിച്ച് മീനെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ മീനെ വളർത്തുന്നത് കൂടുതലും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം നനയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വളക്കൂറുള്ള ഒരു വെള്ളത്തിൽ കൂടി കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു വളക്കൂറുള്ള ഒരു ഇത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റി വിൽക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് വില ലഭിക്കുകയും കൃഷിക്ക് കൂടുതൽ ആദായം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൃഷിയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ യുവജനങ്ങൾ കൃഷിയിലേക്ക് തിരിയുള്ളൂ. കൃഷിക്കാരൻ ദരിദ്രനാണെന്നും കൃഷി ഒരിക്കലും വിജയകരമാവുകയില്ലെന്നും ഉള്ള ധാരണ മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ പുതിയ തലമുറ കൃഷിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയുള്ളൂ. ഈ കൃഷിയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി സോണാലിക ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മിട്ടി കെ സപ്നെ മസ്ബൂത്ത് ഇരാദ എന്ന ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് തീർച്ചയായും വരും തലമുറയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, മുതിർന്നവർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒക്കെ കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രയോജനപ്രദമായ ഒരു കാര്യമാണ്. കൃഷിക്ക് എനിക്ക് മുമ്പും ധാരാളം അംഗീകാരങ്ങളും ഒക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാഷണൽ ലെവലിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ഒക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫെബ്രുവരിയില് പുസ കൃഷി വിജ്ഞാൻ മേളയിൽ വെച്ച് നാഷണൽ ലെവലില് IARAയുടെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഫാർമർ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അംഗീകാരങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോണാലിക കൃഷിയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി കൃഷിക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ കൃഷിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരമായി നൽകിയ സോണാലിക കൃഷി സമ്മാൻ അവാർഡ് 2021 ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിംഗ് ദിസ് അവാർഡ് ഫോർ മീ ആൻഡ് യുവർ കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ഫാർമേഴ്സ്. Thank you ma'am for your inspiring words. We wish you all the very best for your future endeavors. खेती में जैविक तरीके बहुत ज़रूरी हैं। जैविक तरीकों से की गई खेती के अनेकों फ़ायदे होते हैं। जैविक खेती न केवल मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है बल्कि किसान की आय भी बढ़ाती है। सेंथिमल सेल्वन सर जो कि हमारे साथ तमिलनाडु से जुड़े हैं, वो आपको बताएंगे कि जैविक खेती के क्या फ़ायदे हैं। वो खुद भी जैविक खेती करते हैं और लोगों को भी जैविक खेती के लिए प्रेरित करते हैं। वणक्कम, नमस्कार. I am K. Sendamil Chelvan, an organic farmer from Tamil Nadu. At the outset, I express my immense pleasure in involving in Sonalika CSR activities. It is a novel idea of bringing a magazine for children, the stories of farmers who have done amazing work at the field. These magazines definitely give good lessons, good learning for the students who are all reading this book. It is not only for the students but also for anybody who read this book can get pleasure as well as lot of learning out of it. At this juncture, I want to express my immense pleasure and thankfulness to entire team for having initiated the novel concept of honoring farmers. I am very much thankful to entire team for having nominated my name for the Sonalika Krishi Samman Award 2021. I felt I am honored. I am dedicating this award to the entire farmers who are toiling at the field, agriculture field. During the COVID-19 pandemic, while the entire world, entire industries come to a stay, whereas the agriculture industry worked without any break. That's why the entire world survived, entire people survived. To that extent, agriculture is so important.
after this pandemic situation at the international level, there is a very good demand for agriculture, Indian agriculture product. We should take this opportunity and uplift our nation's agriculture. We know that the entire nation's health, the health of the people depends upon the health of the soil. So definitely we have to protect the soil. So we should find out a way of agriculture of sustainable as well as eco-friendly and self-reliant agriculture. Now it is time for considering the organic farming turning into cultivation of agriculture and at the national level. Now farmers are realizing the values of living organism in the field. So we should protect that living organism. I request my students, my fellow farmers and the entire nation to love the nation, love the nature, love the living organism. Without this living organism, without this nature, human cannot exist. Whereas the living organism or the nature can exist without human. Taking this into account, we have to protect the nature, we have to protect the organic farming. The entire nation can be uplifted by uplifting the agriculture. We know that by uplifting the agriculture or agriculture related enterprises, definitely rural economy can be uplifted, employment opportunity of youth can be developed, and ultimately the entire nation's economy can be raised. Definitely agriculture can be the turning point for the nation itself. This is the message I want to convey. Definitely we together can achieve this. Namaste. Correct, sir. If we have to uplift our economy, then first we have to uplift our agriculture. साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंथिमल सेल्वन सर न केवल जैविक खेती को प्रमोट करते हैं, बल्कि किसानों के लिए एक बाज़ार भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जिसके ज़रिए वो किसानों की जैविक खेती को बेचवाते भी हैं। हमारे किसानों की कहानी है ही इतनी इंटरेस्टिंग कि मैं बार बार आपसे क्वेश्चन पूछना भूल जाता हूँ। तो चलिए आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको ये पता है कि हमारा राष्ट्रीय फल क्या है? थोड़ा सोचिए। जी हाँ, हमारा राष्ट्रीय फल है आम। अच्छा दोस्तों, आप में से आम किस किस को पसंद है? भाई मुझे तो आम बहुत पसंद है, लेकिन आम की एक बात है कि वो सिर्फ गर्मियों में ही आता है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप हर मौसम आम खा सकते हैं तो आपको कैसा लगेगा? क्यों, आ गया ना मुंह में पानी? आम की एक सदाबहार वैरायटी डेवलप करके दिखाई है श्री किशन सुमन ने, जो कि राजस्थान से हैं। उन्होंने एक ऐसी वैरायटी डेवलप की है जो 12 महीने आम देती है। सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी वैरायटी के बारे में हमारे सभी साथियों को बताएं। मैं श्री किशन सुमन, किसान वैज्ञानिक, सदाबहार आम विकसित करता, ग्राम गिरधरपुरा, वार्ड नंबर 1, जिला कोटा, राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं एक किसान परिवार से हूँ। मैं खेती करना, पढ़ाई छोड़ने के बाद खेती करने का नंबर मेरा आया, तो मैंने खेती करना शुरू किया। तो इसमें पहले तो परंपरागत खेतियाँ करी, और उसमें प्राकृतिक प्रकोप बहुत होता था, कीड़े बीमारी बहुत लगते थे, और सबसे बचा बचू के ले जाएं तो मंडी में जो ले जाते थे, जिस दिन जो रेट होता था उसी में बेच के आना पड़ता था। उससे मैं संतुष्ट नहीं था। मैंने सोचा भाई खेती तो करना ही है, पर ऐसी खेती करें जिससे रोज़ इनकम हो और प्राकृतिक प्रकोप का नुकसान भी नहीं के बराबर हो। तो सब्जियों की खेती करना शुरू किया। सब्जी की खेती में हमने सभी तरह की सब्जियां लगाई, उससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, अच्छा रहा। पर उसमें कीड़े बीमारी बहुत लगते थे, उसके लिए कीटनाशक डाला जाता था, वो समाज के लिए बहुत अच्छा नहीं था।
बहुत नुकसानदायक था समाज के लिए, तो वो भी करना छोड़ दिया मैंने समाज की वजह से। उसके बाद सोचा कि भाई खेती करना है, और उसमें भी एक ही लक्ष्य था, भाई डेली इनकम हो और प्राकृतिक प्रकोप का नुकसान भी नहीं हो। तो फिर फूलों की खेती करना शुरू किया। फूलों में गुलाब लगाया, मोगरा लगाया और सीजनल लगाया, जिसमें नौरंगा, हजारा, गेंदा, मैरीगोल्ड वगैरह की खेती की। उससे बहुत अच्छा मुनाफा हुआ और मन में उत्साह हुआ कि जो अपने सोचा था बहुत हद तक सही हुआ। उसके बाद हमने एक प्रयोग किया, जो देसी गुलाब होती है उस पर ग्राफ्टिंग करना शुरू किया। ग्राफ्टिंग तकनीक से ऐसा हुआ जो एक ही पौधे पे 7-7 रंग के फूल खिल गए। अलग अलग टहनी पे अलग अलग ग्राफ्टिंग करी, उससे 7 रंग के फूल खिले पौधे में। तो एक मन में उत्साह जागा कि भाई अपन कर रहे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी काम करना चाहिए। तो फलों को चुना, फल वाले पौधे चुना। उसमें आम को चुना। आम को इसलिए चुना कि भाई किसान का खर्चा हर साल होता था, पर उसको हर साल इनकम नहीं मिलती थी। तो उस कमी को दूर करने के लिए मन में एक आइडिया आया कि भाई अपन को आम की वैरायटी पे काम करना चाहिए। तो मैंने इधर उधर से आम की गुठलियाँ लाके बोया खेत में। तो उसमें इत्तेफाक से एक पौधे पे 2-3 साल बाद में एक पौधे पे सर्दी में फ्लावरिंग हो गया। उस को फिर अलग करके उससे ग्राफ्टिंग करी, तो ऐसी वैरायटी बनी जिससे साल में 2 बार 3 बार फल आना शुरू हो गया। इस वैरायटी को लेके मैं इस वैरायटी की जानकारी के लिए मैं आम का रिसर्च सेंटर है लखनऊ में, वहाँ पे गया और वहाँ के वैज्ञानिकों से मिला और उनसे पूछा, भाई पहले से तो ऐसी वैरायटी कहीं चली नहीं आ रही। तो उन लोगों ने बोला कभी ऐसी कोई वैरायटी नहीं है और इस पे आगे भी काम करो। और उन्होंने हमने मिलके इस वैरायटी का नाम सदाबहार रखा। सदाबहार इसलिए रखा कि पूरे साल भर इसमें फल फूल हमेशा लगे रहते हैं। इसका जो विशेषता है, फल गुच्छों में आते हैं, फल पेड़ पे पक जाते हैं और सर्दी में भी आम के फल खाए जा सकते हैं। इसको फिर एग्जीबिशन लगी हमारी, उसके लिए NIF वालों ने इसका टेस्ट करवाया और पाया तो इस वैरायटी का गुण जो है आपूस आम से मिलता है। उदयपुर यूनिवर्सिटी वालों ने भी इसके सैंपल लिए और लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया तो उन्होंने भी बहुत अच्छा इसको पाया। इस वैरायटी ये कीड़े बीमारी और बीमारी से रेजिस्टेंस है। कीड़े कभी कभी लगते हैं तो नीम ऑयल से इनसे कंट्रोल किए जा सकते हैं। इस वैरायटी को फिर मीडिया में इनमें हुआ तो लोग इसको मांगने लगे और इसका जो NIF वालों ने हमारा रजिस्ट्रेशन करवाया कृषि मंत्रालय से और पेटेंट के लिए फाइल कर रखा है। और कई संस्थाओं से मेरे को बहुत से अवार्ड भी मिले। मेरे को 2016 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से जगजीवन राम इनोवेटिव फार्मर अवार्ड मिला। उसके बाद 2 बार किसान वैज्ञानिक का अवार्ड मिला मेरे को। और फिर राष्ट्रपति जी ने भी मेरे को इस पर अवार्ड दिया। राष्ट्रीय नव प्रवर्धन प्रतिष्ठान नवा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अवार्ड, सोनालिका कृषि सम्मान अवार्ड इस 2021 इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, मतलब चयन किया गया है। और उन्होंने जो एक किताब भी बनाई है जो किसानों के हित में बहुत कारगर साबित होगी। किताब का नाम है मिट्टी के सपने मजबूत इरादे। इसको किसान भाई भी पढ़ेंगे, बच्चे भी पढ़ेंगे तो उनको आगे कृषि में कार्य करने का अच्छा ज्ञान मिलेगा और इस ज्ञान से अच्छा फ़ायदा उठा पाएंगे। ये मेरी किसान भाइयों के लिए शुभकामना है। सर, हमें खुशी है कि हम अपने इस मंच से आपके द्वारा किए गए इनोवेशन को और लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं सर कि आपने ऐसा एक इनोवेशन किया जिसके ज़रिए अब हमें हर मौसम आम मिलेंगे। तो साथियों, कैसा लगा आपको सर से सुन के कि आप हर मौसम आम खा सकते हैं? अच्छा, तो आप लोग ये बताइए कि आपको कंपैशनेट फार्मिंग के बारे में पता है? अगर पता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी पता तो भी कोई बात नहीं। आज हमारे बीच मौजूद हैं श्री समीर बोरदोलोई जी आसाम से, जो कंपैशनेट फार्मिंग पे काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल वक्त ना ज़ाया करते हुए मैं उन्हें बुलाता हूँ, वो आपको बताएंगे कंपैशनेट फार्मिंग क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम फार्मर समीर बोरदोलोई है। मैं उत्तर पूर्वांचल के ये सुंदर राज्य असम से आप सबको प्रणाम जनाता हूँ। मैं सोनालिका ट्रैक्टर्स के परिवार को धन्यवाद जनाता हूँ कि उन्होंने ऐसा एक मुहिम छेड़ा है जिस पे किसानों को
अपने जो साथी किसान हैं उनके काम के बारे में उनको जानकारी मिलेगी और साथ में बच्चों को भी पढ़ने को मिलेगा कि किसानी कैसे किया जा सकता है। ये जो 15 किसानों की जो पुस्तिका, उनके कहानियों से जो पुस्तिका ये लोग निकाल रहे हैं, मिट्टी के सपने मजबूत इरादे, मैं उसके लिए उनको आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद बोलता हूँ। बच्चों को जानना जरूरी है कि हम अपना खाद्य कैसे खाते हैं, कैसे उगाते हैं और वो कैसे हमारे टेबल तक पहुँचता है। मेरा नाम फार्मर समीर बोडले। मैं नाम के आगे फार्मर लिखता हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर एक डॉक्टर लिख सकता है DR, एक इंजीनियर लिख सकता है ER, तो मैं किसान हो के अपने नाम के आगे फार्मर क्यों ना लिखूँ। मैं तो सबको खाना खिलाता हूँ। तो ये जो एक प्रोफेशन है फार्मिंग का, वो बहुत ही सुंदर प्रोफेशन है। मैंने एग्रीकल्चर का डिग्री पास करके अपना कॉरपोरेट नौकरी छोड़ के मैंने ये डिसाइड किया कि मैं किसान बनूंगा और मैंने एक खेती का तरीका निकला है यहाँ उत्तर पूर्वांचल में, जिसको मैं कहता हूँ करुणामयी खेती, कंपैशनेट फार्मिंग। मैं जंगल के अंदर अपने जितने भी परंपरागत बीज है, जितने भी परंपरागत खाद्य अभ्यास के साथ जुड़ा हुआ जितने भी क्रॉप्स है, उनका मैं खेती करता हूँ और अपना जो पहचान है सारे वर्ल्ड मार्केट में अपने जो परंपरागत खाद्य अभ्यास से मैं अपना देना चाहता हूँ, उसी से मैं अपना लाइवलीहुड भी चलाता हूँ। मेरे साथ बहुत सारे युवाएं काम करते हैं, यूथ्स काम करते हैं। ये लोग मेरे साथ आके ट्रेनिंग लेते हैं और मैं उनको अपने जो खाद्य का जो जंगल है और जहाँ पे मैंने एक फार्म का कैंपिंग बनाया है, तो वो फार्म कैंप में मैं उनको प्रशिक्षण देता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ और उनको मैं ग्रीन कमांडोज बोलता हूँ। मेरे साथ ट्रेनिंग करने के बाद ये लोग ग्रीन कमांडोज बनते हैं, गाँव को जाके अपने कम्युनिटी, अपने फार्मर्स को भी ये सिखाते हैं और अपना जो ट्रेडिशनल फूड विजडम है उसका प्रोडक्ट्स लेके मार्केट तक ले जाते हैं। मैं स्कूल के बच्चों के साथ काम करता हूँ और उनको अपने साइंस की किताब, अपने जो इंग्लिश की किताब, उस सारे को मिला के हम कैसे एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, लाइफ स्किल्स, जीवन के जो छेली होते हैं उनको कैसे लाइफ स्किल्स को भी हम साथ लेके हम एक ऐसा प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे बच्चों को हम अपने से खाना उगाने को सिखाते हैं और गांव के बच्चे खाना उगा के मिड डे मील में अपना ये लोकल जो खाना है वो खाते भी हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं सोनालिका ट्रैक्टर्स फैमिली को फिर से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये जो 15 किसान के कहानी, ये मिट्टी के सपने मजबूत इरादे जो पुस्तिका है उस पे लेके आए हैं और इस पुस्तिका को हमारे देश के कोने कोने में हर बच्चे को पढ़ना चाहिए और कृषि और खेती के बारे में अब अपना मन को हमको बदलाव करना है, किसानी के बारे में अपने मन को हमको बदलाव करना है क्योंकि जीवन में ये सबसे उत्तम कार्य है। मैं सोनालिका ट्रैक्टर्स को आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस बार मुझे चुना है उनके सोनालिका कृषि सम्मान पुरस्कार के लिए। इस राष्ट्रीय पुरस्कार को मुझे देने के कारण मैं उनको धन्यवाद जनाता हूं और ये आशा करता हूं कि ऐसे काफ़ी सारे किसान हमारे देश में निकल के आए जो हमारा जो लोकल फूड विजडम है उसको लेके आगे बढ़ के चले जाएं। मैं अपने किसान भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमको अपने जितने भी हमारा परंपरागत बीज है उसका संरक्षण करना ज़रूरी है और उस पर अपना जीवन को हमको बनाना है ताकि हम अपना इंडिपेंडेंस या तो फ्रीडम या आज़ादी हम ना खोए और अपना आइडेंटिटी वर्ल्ड मार्केट में बनाए। मैं बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एक किसान के साथ वो दोस्ती करें, अपने किताब में जो पढ़ते हैं उससे भी ज़्यादा प्रकृति एक बहुत बड़ा किताब है, उसको जाके पढ़ें, खाद्य के बारे में किसानों से जाके मिले और उनसे जाने और अपने घर पे भी वो खुद एक पौधा तो लगाए जिससे उनको कुछ अपना खाद्य मिलता हो, जो कि उनके नानी माँ के जो भी खाद्य जो रेसिपी है उससे जुड़ा हुआ किसी भी एक क्रॉप को अपने घर पे लगाए और लोकल फूड विजडम को सपोर्ट करे, बाहर के खाद्य को छोड़ दे और अपना जो ट्रेडिशनल फूड विजडम है उसके साथ वो स्वास्थ्यवान रहे। मैं इस सारे इनिशिएटिव के लिए सोनालिका ट्रैक्टर्स को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये सोचा और इस सारे जो प्रोग्राम को उन्होंने लॉन्च किया। वेल सेड सर। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो खाना हम अपनी प्लेट में खाते हैं वो आता कहाँ से है। आपके द्वारा बनाए गए ग्रीन कमांडो लोकल और जैविक खेती को प्रमोट करते हैं। आपकी बातों को सुनकर हमारे साथ जुड़े साथी कोई ना कोई पौधा ज़रूर लगाएंगे। ज़मीन के बिना साथियों खेती करना नामुमकिन है।
और ये देखा गया है आमतौर पर कि कम भूमि होने के कारण किसान सिर्फ सीमित फसलें ही कर पाता है, परंतु अब ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश के श्री आकाश चौरसिया जो कि मल्टी लेवल फार्मिंग यानी बहुस्तरीय खेती बहुत सालों से करते चले आ रहे हैं और उसमें उनका अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। तो चलिए उनसे ही जानते हैं कि वो कैसे करते हैं मल्टी लेवल फार्मिंग, और अगर किसी किसान को वो स्टार्ट करना है तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय गौ माता की। मेरा नाम आकाश चौरसिया सागर जिले के मध्य प्रदेश से हूँ और पिछले 10-11 वर्षों से मैं जैविक खेती का कार्य कर रहा हूँ। और जैविक खेती में हमने बहुत छोटे से रकबे से शुरुआत की थी। आज लगभग 15 से 20 एकड़ भूमि पर जैविक खेती का कार्य हम स्वयं कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ही खेती के इस लंबे सफ़र में जो है ढेर सारी चुनौतियाँ आईं, ढेर सारी दिक्कतें आईं, लेकिन इन सारी दिक्कतों को फेस करते हुए खेती की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं या आज वर्तमान में जितनी भी खेती की समस्याएं हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने खेती में अनेकों नवाचार किए हैं, जिसमें मल्टी लेयर फार्मिंग एक प्रमुख नवाचार है, जिसमें हम एक साथ एक ही जगह पर 4-4, 5-5 फसलें उगाते हैं, जिससे 4 गुना 5 गुना हमारा उत्पादन बढ़ता है और 4 से 5 गुना हमारे खर्चे भी कम होते हैं। इसके साथ ही साथ जो है ना, कृषि में आज वर्तमान में हम देखते हैं कि तमाम तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है और उससे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। अधिक मात्रा में रासायनिकों के जो है प्रयोग से भी हमारी इन्वायरमेंट को भी नुकसान होता है। मिट्टी और पर्यावरण से लेकर जल से लेकर सभी चीज़ों के लिए बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है और उसका जो अनाज हमारी सोसाइटियों को मिलता है उससे हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है और आने वाली जनरेशन के लिए ये बहुत ही खतरनाक है। तो उसके बदले में हमने जो मल्टी लेयर कृषि का जो नवाचार किया है, इसमें हम 4 से 5 गुना तक अपनी जो खर्चे हैं उनको कम करते हैं और 4 से 5 गुना तक हम अपने उत्पादन को बढ़ा लेते हैं और इसमें बाहर से चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता है। और ये मॉडल पूरी तरह से एक सस्टेनेबल भी है और इकोनॉमिकल वायबल भी है और बायो डिस्पोजेबल भी है। इसके साथ साथ हमने पानी संरक्षण पर भी काम किया है, जिसमें हमने 3 तरह की विधियों को अपने खेत पर तैयार किया है, जिसमें खेत के अंदर, खेत के चारों तरफ घेरा बना के, ट्रेंच बना के और खेत के अंत में गड्ढा बना के, ऐसे करके 3 विधियों से हम 30 लाख लीटर तक पानी को रिचार्ज करते हैं। इसके साथ साथ हमने देसी बीजों को बचाने पर भी काम किया है। जो प्रजातियां हमारी कहीं ना कहीं नेचर से लुप्त होने की कगार पर हैं, किसान उनका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं या उन्होंने नहीं किया है, तो वो लगातार जो है हमारी संस्कृति से हटती चली जा रही हैं। उन प्रजातियों पर हमने काम किया है अपने लोकल की, और हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो कहीं ना कहीं विलुप्त होने की कगार पे थी, उनका संरक्षण करके हमने संवर्धन करके और उनके जो है लगातार उनके उत्पादन पर सुधार करके और जो है उनको हम हजारों किसानों तक लगातार उनके बीजों को बांटते हैं, ताकि जो है देसी बीज विस्तार ले पाएं और किसानों को बीज के लिए मोहताज ना होना पड़े। इसके साथ साथ ही हमने जो है कीटों के बचाव के लिए कार्य किया है कि कीट हमारी खेती में कैसे कम लगें, ताकि हमें कम से कम जो है रसायनों का इस्तेमाल करना पड़े या बिल्कुल भी ना करना पड़े। तो उसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर ढांचा प्लान किया है, जिसे एक संरक्षित खेती का विकल्प भी बोल सकते हैं। और इस विकल्प के अंदर अगर आप फार्मिंग करते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अभी हमारी हल्दी की फसल है, ऊपर एक फसल है और इसके ऊपर पपीते की एक फसल है। ऐसी 3 फसलें अभी वर्तमान में यहाँ पर इस खेत में लगी हुई हैं और सारी तरह से कीटों से बिल्कुल पूरी तरह से मुक्त हैं। कोई बीमारी नहीं है, कोई कीट नहीं है, जबकि मौसम की जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में अभी यहाँ पर हैं। इसके साथ साथ ही हमने लोगों को अवेयर करने के लिए जो है ना अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम चलाते हैं और 2 दिन, 5 दिन, 7 दिवस के माध्यम से लोगों को का स्किल डेवलपमेंट करने के लिए हम ये प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें जो किसान ऑलरेडी पहले से खेती कर रहे हैं या जिनको खेती में इंटरेस्ट है, नए आना चाहते हैं खेती में, उनके लिए हम 7 दिन का प्रैक्टिकल कैंप आयोजित करते हैं और उसमें एक एक चीज बारीकी से खेत की तैयारी से लेकर प्रोडक्शन और मार्केटिंग तक की पूरी जानकारी और पूरा एक प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोगों को अपने खेत से देते हैं। तो इस तरह की सारी एक्टिविटीज हम लगातार पिछले 10-11 वर्षों में करते चले आ रहे हैं और इसके परिणाम जो है लगभग अभी तक हम 80 से भी ज्यादा हजार लोगों को, युवाओं को अपने खेत से प्रैक्टिकल प्रशिक्षण दे चुके हैं और उसमें लगभग 8 से 10 हजार लोगों ने पूरे भारतवर्ष में इस कार्य को शुरू किया है, जो कि लगभग 30 से 40 हजार एकड़ भूमि पे जैविक खेती के रकबे के साथ में सफलतापूर्वक काम को निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही साथ मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं सोनालिका के लिए, सोनालिका ग्रुप के लिए, जिन्होंने मिट्टी के सपने मजबूत इरादे नाम की जो पुस्तक तैयार की है और इस पुस्तक में जितने भी नवाचारी किसानों का समायोजन किया है उन्होंने, और ये पुस्तक निश्चित ही एक
ऊर्जा का काम करेगी, एक प्रेरणा के स्रोत का काम करेगी। जब ये पुस्तक हमारे बच्चों के हाथ में जाएगी तो उनको समझ आएगा कि हम अपनी भारतीय कृषि में क्या क्या नवाचार कर सकते हैं और कृषि व्यवस्था कैसी है और इसमें क्या हम अपना कैरियर, क्या हम एक एंटरप्रेन्योरशिप इसमें खड़ी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है और इसके माध्यम से हमारे देश के नौजवानों को, किसानों को और हमारे बच्चों को, युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को बहुत जो है सीखने को मिलेगा और इससे बहुत सारी प्रेरणा भी मिलेगी। देना चाहता हूँ सोनालिका कृषि सम्मान 2021 के लिए आपने हमारा चयन किया। पूरी सोनालिका टीम के लिए धन्यवाद जिन्होंने कृषि सम्मान के लिए हमारा चयन किया और निश्चित ही है इस कृषि सम्मान के माध्यम से हमारे देश के जो किसान हैं या हमारे देश के जो नौजवान हैं, हम जैसे युवा हैं जो खेती में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रेरणा का स्रोत बनेगा और निश्चित ही है ये दूसरों के लिए एक आदर्श भी बनेगा कि इस तरह के आयोजन, इस तरह के प्रोत्साहन जो है ना हमारी नई युवा पीढ़ी के लिए, हमारी किसानों के लिए खेती में बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुस्तरीय खेती और जैविक खेती के जरिए जैसे आपने छोटे स्तर से शुरुआत की और फिर मेहनत करके जो आप बदलाव लेकर के आए वो कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। हमारे साथ जुड़कर हमारे साथियों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने जो साझा करी है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अच्छा तो साथियों, ये बताओ कि स्क्रीन पे दिखाई जा रही ये कौन सी चीज़ है? चलो मैं 3 तक गिनता हूँ। 1, 2, 3। ये है लेमन ग्रास और इसके अनेकों फायदे होते हैं। आज हमारे बीच उत्तर प्रदेश से श्री रमेश कुमार वर्मा जी जुड़े हैं। सर, मैं आपका वेलकम करता हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े साथियों को बताएं कि आप क्या खेती करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम रमेश कुमार वर्मा है। मैं ग्राम कासिमपुर, ब्लॉक गुसाईगंज, लखनऊ का रहने वाला हूं। मैं सोनालिका ट्रैक्टर परिवार को धन्यवाद करना चाहता हूं जो एक पुस्तिका निकाल रहे हैं, मिट्टी के सपने मजबूत इरादे, जिसमें 15 किसानों के बारे में पूरा उनका खेती करने का तरीका कैसा है, क्या करते हैं, उसके बारे में बच्चे पढ़ेंगे, जिससे उनको मतलब खेती के प्रति भी उनका रुझान बढ़ेगा और वो खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं सोनालिका परिवार को इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो जो 15 किसानों के बारे में लिख रहे हैं, उनमें किसानों को भी एक दूसरे के बारे में जानने को मिलेगा कि कौन किसान कैसा कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, मतलब और उसके बारे में एक दूसरे से उनका संपर्क बढ़ेगा, जिससे उनकी मतलब आमदनी भी बढ़ सकती है। हम अपने यहाँ सब्जी की खेती करते हैं। हम ज्यादातर अपने फार्म पर बस नई सब्जी की खेती करना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ एक्जोटिक सब्जियों की खेती ज्यादा मिलेगी, जो हमारे पास लगभग 6 महीने तक रहती है, जो थोड़े से एरिया में करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। हमारे यहाँ पे बाहर से बहुत लोग देखने के लिए आते हैं कि यहाँ पे एक्जोटिक सब्जियाँ कैसे की जाती हैं। हम उनको बताते हैं कि जो एक्जोटिक सब्जियाँ हैं वो मतलब इस अच्छी तरह से करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। जो हम अपने खेत पे करते हैं उसके बारे में उन्हें बताते हैं, जो वो कर रहे हैं उनके बारे में हम लेते हैं, जिससे एक दूसरे का ज्ञान बढ़ता है। मैं सोनालिका परिवार ट्रैक्टर को इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो किसानों के बारे में भी आगे लिख रहे हैं, जिससे एक दूसरे के बारे में जानकारी हासिल होगी। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे बीच में जुड़े और आपने अपने व्यूज़ जाहिर किए। सर, हमें यकीन है कि इस पुस्तक को पढ़ के बच्चों को और सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथियों, मैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट साझा करता हूँ। क्या आपको पता है कि लेमन ग्रास का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? जी हाँ, लेमन ग्रास का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है हमारा देश भारत। हमारे देश में और ख़ासकर उत्तर भारत में पराली जलाना एक बहुत बड़ी समस्या है। पराली का मतलब होता है धान की कटाई के बाद बचे हुए अवशेष। पर अब धीरे धीरे किसानों में बदलाव आ रहा है। यह बदलाव उन किसानों की वजह से भी आ रहा है जो तकनीक की मदद से पराली न जलाने का समाधान ढूंढ रहे हैं। पंजाब की अमनदीप कौर एक ऐसी ही युवा किसान हैं जो कृषि में अग्रसर हैं। सत श्री अकाल, मेरा नाम अमनदीप कौर, पिंड कनोई, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਿਜਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧੂੰਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾ ਆਉਣਾ,
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਊਂਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਈਲੈਟਸ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਬੈਡ ਸਕੋਰ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਡਰੋਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 15 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 15 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਨਮਾਨ 2021 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ पहुँच सकते हैं। धन्यवाद। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जब युवाओं का रुझान खेती के प्रति बढ़ेगा तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा। इस बुक लॉन्च इवेंट को समापन की तरफ ले चलते हुए मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे साथ जुड़े रहें, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी ऑनरेबल मैनेजमेंट का, जिनके विजन और मार्गदर्शन की वजह से ही हम ये पुस्तक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो पाए हैं। मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे 15 किसानों का, जिनकी कहानी ने हमें इस पुस्तक को लिखने के लिए प्रेरणा दी। आपको अनेकों धन्यवाद और सोनालिका कृषि सम्मान अवार्ड की प्राप्ति पे ढेरों बधाई। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी सोनालिका टीम का, जिनकी वजह से ये पुस्तक पूरी हो पाई है। अंततः मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी लोगों का जिन्होंने पुस्तक बनने में सहयोग दिया है। यह किताब आप अमेज़न के ज़रिए मंगवा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस किताब को पढ़कर आप सभी भारतीय कृषि के और करीब आ सकेंगे तथा अपनी ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव भी ला सकेंगे और प्रगति की ओर अग्रसर हो सकेंगे। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।